गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैप्टर 2 विलयन का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो द्रव और द्रव से बने विलयनों के बारे में है। क्योंकि हमें पता है कि जो विलय पदार्थ चाहे वो द्रव, ठोस या गैसीय अवस्था में हो, तो विलय पदार्थ जब ठोस या द्रव अवस्था में होता है तो उन्हें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी उन्हें बांटा गया है। वो पदार्थ जो कमरे के ताप पर वाष्प बनते हैं उन्हें हम वाष्पशील बोलते हैं, और वो पदार्थ जो कमरे के ताप पर वाष्प नहीं बनते हैं उनको हम अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं। वाष्पशील को इंग्लिश में वोलाटाइल और अवाष्पशील को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। और जब हम उनके विलयन बना लेते हैं तो उससे संबंधित जो आगे के टॉपिक है जो हम कराएंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा वाष्प दाब के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक का यूज पूरे इस चैप्टर में होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि जब हम किसी बर्तन में किसी लिक्विड को भर लेते हैं, यानी द्रव को किसी को भरते हैं, तो धीरे धीरे उसका वाष्पन होना शुरू हो जाता है। जैसे आप जल को आप एक बर्तन में भर के रख दें और उसे बंद ना करें, ढके ना, तो वो धीरे धीरे एक टाइम पर आकर फिनिश हो जाता है। तो वो कारण क्या है? क्योंकि उसके धीरे धीरे वाष्प बनती रहती है और वो धीरे धीरे करके वायुमंडल में जाता रहता है। लेकिन अगर हम लोग उसी बर्तन को ढक दें, यानी उस कंटेनर को हम ढक दें, तो वो वाष्प बाहर निकलना बंद कर देती है और वो वाष्प वहीं इकट्ठी होती रहती है। लेकिन देखते हैं कि जो वाष्प इसमें इकट्ठी हुई है उसमें से कुछ कण वापस उसी लिक्विड यानी द्रवावस्था में बदलते रहते हैं, जिसे हम संघनन बोलते हैं, और कुछ नए कण जो हैं वो द्रव वाष्प में बदलते रहते हैं। और ये दो तरीके की प्रक्रिया उसके अंदर चलती है, वाष्पन और संघनन। एक समय पर आकर ये दोनों की जो मात्राएं हैं, या हम लोग कह सकते हैं दर, वो बराबर हो जाती है, जिसे हम साम्यावस्था बोलते हैं। और उस समय पर उस बर्तन में जो वाष्प इकट्ठी होती है वो बर्तन की दीवारों पर उसके अणु जो है या कण जो है वो टकराते हैं, जिससे एक दाब उत्पन्न होता है। और अगर हम उस दाब को चेक करें तो उस जगह जो दाब का मान आता है उसको ही हम हिंदी में तो वाष्प दाब बोलते हैं और इंग्लिश में उसे वेपर प्रेशर बोला जाता है। वेपर प्रेशर को हम शॉर्ट में वीपी से भी दर्शा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि वेपर प्रेशर का मान यानी ज्यादा होगा या कम होगा, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो अणु एक दूसरे के साथ जुड़कर द्रवावस्था में बदले हुए हैं उनके बीच में कुछ बल काम करते हैं, जिनको हम इंग्लिश में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस या हिंदी में अंतरा आणविक बल कहते हैं। अगर वो बल बहुत ज्यादा प्रबल है, उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रबलता है, तो उनकी वाष्प बहुत कम बनेगी, और अगर वो बल कमजोर है तो उनकी वाष्प ज्यादा बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब है वो जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, अंतरा आणविक बलों के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो आपको अगर पूछा जा सकता है कि जो वाष्प दाब का मान है वो किन मुख्य चीजों पर या किन चीजों पर निर्भर करता है, तो आप बता सकते हैं कि वाष्प दाब जो है अंतर आणविक बलों के बिल्कुल विपरीत होता है या उसके व्युत क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर यानी ताप बदलने पर हम देखते हैं कि अणु की जो गति ऊर्जा बढ़ जाती है और वो दूर दूर होने लगते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसकी वाष्प बनने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प ताप जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। तो आप एक बात समझे कि वाष्प दाब जो होता है मेनली दो बातों पर निर्भर करता है, कि जो लिक्विड हमने या जो द्रव हमने ले रखा है उसके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आकर्षण बल, और ताप अंतराकर्षण के बल के तो ये व्युत क्रमानुपाती होता है और ताप के समानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा और अंतराकर्षण बल घटेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो अब आती है बात कि अगर हम ऐसे दो द्रवों को मिला लें जो कि दोनों ही वाष्पशील हैं और दोनों का एक विलयन बना लें, तो हम साफ देख रहे हैं, मैंने कलर पेन से आपको दिखा भी रखा है कि डिफरेंट अणु जो कि नीले रंग के और काले रंग के दिखा रखे हैं इसके अंदर, तो उनकी वाष्प बनती हुई भी दिखाई दे रही है और उनका एक वाष्प दाब भी होगा। तो अब बात आती है कि हम, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग अणु हैं, तो दोनों अपनी अपनी वाष्प दाब बना रहे होंगे। अगर हम उस वाष्प दाब को निकालना चाहें तो उसके लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम रॉल्ड्स है, उसने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम रॉल्ड का नियम बोलते हैं। ये रॉल्ड का नियम आगे भी एक बार और आएगा दूसरे पदार्थों के लिए जो अवाष्पीय होते हैं, लेकिन फिलहाल ये वाला रॉल्ड का नियम हम वास्तविक द्रवों के लिए बताने जा रहे हैं। इस नियम के अनुसार ये क्या कहता है कि जितना ज्यादा, जैसे कि हमने यहाँ दो चीजें ली हुई हैं, इसमें एक चीज ज्यादा है जिसे हम विलायक बोल रहे हैं और एक चीज कम है जिसे हम विलय बोल रहे हैं। तो जो विलायक है उसके अणु ज्यादा है तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा ही होगा, और विलय है उसके अणु कम है तो उसका वाष्प दाब भी कम ही होगा। तो हम लोग इसी या रॉल्ड्स के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब है किसका, जो आप लोगों के किसी भी एक पदार्थ का, माना हम कह देते हैं कि जो काले वाले अणु ए हैं
और नीले वाले अणु B हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कि A अणुओं का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, तो हम कह सकते हैं उसमें मौजूद एक मोल प्रभाज के। और अगर हम B अणुओं का मोल प्रभाज चेक करें तो इस हम कह सकते हैं ये होगा B अणुओं के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो हम लोग इस बात को अगर कैलकुलेट करें या इस बात को समझे तो रॉल्स हमें ये कहता है कि किसी भी विलयन में यदि दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ मिले हैं जो वाष्पशील हैं, तो प्रत्येक का अपना अपना वाष्प दाब उनके मोल प्रभाजक के समानुपाती होता है। तो अगर हम कोई समानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहां पर एक नियतांक आता है जिसे हम फिलहाल यहाँ पर K बोल रहे हैं, और इसी तरीके से वहां भी लिख सकते हैं PB इक्वल टू यहाँ K2 कर देते हैं और समझ लो यहाँ पर K1 कर देते हैं। अभी हम इस मान को भी निकाल के दिखाएंगे ये क्या आएगा। जैसे कि अब हम पता है कि अगर हम किसी एक ही विलायक को ले लें, माना हमने A को ही पूरे बर्तन में लिया हुआ है और उसे ढक दिया है, तो इस टाइम शुद्ध A होगा और जो वाष्प बनेगी वो किसकी बनेगी, शुद्ध A की ही। और अगर हमसे बोला जाए इस बर्तन में A का मोल प्रभाज बताइए, तो हम कह सकते हैं कि XA, तो हम कहेंगे A के ही मोल ऊपर होंगे, A के ही मोल बीच नीचे होंगे, तो इस हिसाब से मोल प्रभाज क्या आएगा 1। तो हम लोग देखते हैं कि जब कभी यहाँ पर मोल प्रभाज का मान 1 होगा तो उस केस में शुद्ध आपका पूरा पूरा वो पदार्थ होगा और उसका जो वाष्प दाब होगा उसको हम P नोट से प्रदर्शित करते हैं शुद्ध वाष्प दाब को, और क्योंकि ये A के लिए कहा जा रहा है तो ये PA लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर वो B पदार्थ हुआ तो उसके लिए क्या लिखा जा सकता है, PB नोट। अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ पर अगर K का मान निकालना है और X का मान अगर 1 हो जाए तो K का मान PA के बराबर, जो कि किसके बराबर बैठ रहा है, आपके PA नोट के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि PA बराबर हो जाएगा PA नोट और XA, और वहां पर PB बराबर हो जाएगा PB नोट XB। तो हम लोगों ने एक इजी वे बना रखा है कि अगर यहाँ पर ये नोट लगा दिया जाए तो हमें ये प्योरली दर्शाता है कि ये प्योर किसी चीज का वाष्प दाब है, अर्थात उसमें कोई और चीज नहीं मिलाई गई है। और कोई भी चीज जब प्योर होती है तो उसका जो मोल दोनों में ऊपर नीचे एक बराबर होंगे और मोल प्रभाज 1 होगा। तो उस परिस्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में यदि हम किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब निकालें तो रॉल्स के नियम के अनुसार वो वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और उसे हम ऐसे नीचे और ज्यादा करके PA बराबर PA नोट XA और PB बराबर PB नोट XB कह सकते हैं। और यदि हमें अब पूरे यानी पूरे विलयन में, क्योंकि दोनों चीजें मौजूद हैं और दोनों का दाब यहाँ पर मौजूद है, और अगर यहाँ पर एक हम लोग बैरोमीटर लगा दें जिससे हम दाब मेजर करते हैं, तो हम जो वाष्प दाब आ रहा वो दोनों का जोड़ होगा यानी टोटल। तो हम कह सकते हैं जो उस विलयन का टोटल वाष्प दाब जो होगा वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के, और जिसे हम एक्सप्लेन करके PA नोट XA लिख सकते हैं और प्लस PB नोट XB लिख सकते हैं। और कहने को तो हम लोग इसमें और ज्यादा LA LB सब कुछ लगा के इसे और मॉडिफाइड कर सकते हैं, बट लेकिन यही सूत्र हम लोगों को कुल विलयन का वाष्प दाब निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो जब कोई आपका विलयन वाष्पीय पदार्थ से बना लिया जाता है और द्रव का विलयन बनता है, तो हमने देखा कि जो रॉल्ट के नियम हमने अभी पढ़ा है उसका पालन सभी विलयन नहीं करते हैं, और जो विलयन रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं मोस्टली हम लोग उन्हें आदर्श विलयन बोलते हैं, और जो विलयन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब सबसे पहली बात, अनादर्श विलयन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके दिखा रखा है, लेकिन अभी हम इसे धीरे धीरे करके समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आदर्श विलयन कहेंगे कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि आदर्श विलयन वो हैं जो रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं। जैसे अगर हम उसे बना लें तो बनाने के बाद उसका वाष्प दाब नापें, नापने के बाद सूत्र के अनुसार हम उसे निकाल के भी देखें, अगर वो दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ऐसे विलयनों में देखा गया है कि मिलाने से पहले और मिलाने के बाद जो आयतन होता है, जैसे हमने 10 ml एक का 20 ml एक का आपस में मिलाया, कायदे में 30 ml बैठेगा, तो मिलाने से पहले भी वो 30 था और मिलाने के बाद भी 30 ही निकलता है। तो हम कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर, यानी जो मिक्स करा है हमने उसमें जो वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ, और हम लोग कहेंगे वो 0 है, क्योंकि मिलाने के बाद जो था और मिलाने से पहले भी उतना ही निकला, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा। तीसरी बात ये कि जब हम उनको मिला लेते हैं तो देखा जाता है कुछ विलयन बनने के बाद हॉट हो जाते हैं यानी गर्म हो जाते हैं,
और कुछ विलयन बनाने के बाद ठंडे हो जाते हैं, या तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन यानी ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया कह सकते हैं। तो देखा गया है कि क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आइडियल यानी आदर्श विलयन होते हैं उनमें इस तरीके का ना तो कोई ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, न ही अवशोषण होता है। तो उसमें मिक्सिंग करने के बाद ना तो ऊष्मा निकलती है ना बाहर आती है, इसलिए डेल्टा एच इक्वल टू जो मिक्सिंग का है उसको हमने यहाँ 0 ले लिया है। अब बात इसको हम समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखा गया माना ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल है, अंतर आकर्षण बल, और बी और बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो मिलाने के बाद भी उतने ही रहे। तो ना तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी उनको अलग करने में, और ना ही इसमें से कुछ चीज निकलेगी, क्योंकि जो आकर्षण उनके बीच में पहले ही थे वो आकर्षण अब भी हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें दोनों चीजों के आकर्षण अंतर आकर्षण बल जो हैं वो पहले जितने थे मिलाने के बाद भी उसी प्रकार से रहते हैं, तो वो ज्यादातर विलयन आदर्श विलयन होते हैं। तो देखा गया है मैथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल को जब मिलाया था उनमें ऐसा देखा गया है। एन हेक्सेन जिसे हम नॉर्मल हेक्सेन और एन हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन ये दोनों द्रवस्था में मिलते हैं, इनको भी मिला दिया जाए तो हम लोग देखते हैं इनके विलयन भी यही रोल्ट का नियम का पालन करते हैं। बेंजीन और टॉलिन ये भी इसी तरीके के विलयन हैं जो मिलाने के बाद बिल्कुल रोल्ट के नियम का पालन करते हैं। उनके जो वाष्प दाब का योग है वो उतना ही आता है जितना कैलकुलेटेड फॉर्मूले के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन अब अगर बात करें अनादर्श विलयनों की, अनादर्श विलयनों में देखा गया है कि ये या तो ज्यादा निकलता है या कम। अगर वो वाष्प दाब कैलकुलेशन से आदर्श से भी ज्यादा आ रहा है तो ये तभी संभव है कि उनके बीच में मिलाने के बाद आकर्षण बल कम हो गया है, इसलिए उनकी वाष्प ज्यादा बन सकती है। और अगर ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा आएगा, और आयतन क्योंकि वो दूर दूर हो जाएंगे आयतन बढ़ जाएगा, तो जो 0 से ज्यादा होगा। और क्योंकि वो दूर हुए हैं तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, और जो कि पॉजिटिव वैल्यू होती है एंथैल्पी चेंज की, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव वर्ड आया है वो इसीलिए धन विचलित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो आदर्श जो विलयन है वो अनादर्श इसलिए हुआ है क्योंकि उसका जो है वाष्प दाब नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है, या आयतन जो है वो मिलाने के बाद बढ़ गया है, या ऊष्मा जो है उसमें से अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके से अगर हम उल्टा सोचें, कुछ पदार्थ मिलाने के बाद उनके बीच का आकर्षण बल पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाता है। वो कारण हो सकते हैं उसके अंतराक्रमण आणविक बढ़ने के, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन फोर्स, हाइड्रोजन जो बल होते हैं या हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो उनसे आकर्षण बल ज्यादा बढ़ जाता है मिलाने के बाद। तो देखा गया जब बल ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनके बीच में जो दाब है, अब क्योंकि वाष्प दाब तो वाष्प पर निर्भर करता है, अब वो कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, और क्योंकि बल उनके बीच में ज्यादा है तो वो और ज्यादा क्लोज आएंगे तो आयतन घट जाएगा जो कि 0 से भी कम हो जाएगा। उनके मिक्सिंग जो हम डिफरेंस देखेंगे, और उसी तरीके से जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हीट जो है बाहर निकलती है, तो वो विलयन जो है उसकी जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव आएगी क्योंकि वो विलयन गर्म हो जाएगा। तो ऐसे विलयन बनाने के बाद गर्म हो जाते हैं और ऐसे विलयन बनाने के बाद ठंडे हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से विलयन है, जैसे एथिल अल्कोहल जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब एथिल अल्कोहल के बीच में आ जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा कम कर देता है जिससे वो और आसानी से भाप बन जाते हैं। उसी तरीके से अगर HNO3 और जल को मिलाया जाए, HNO3 और जल में और ज्यादा प्रबल आकर्षण बल बन जाते हैं पहले की तुलना में, जिसकी वजह से उनकी वाष्प धीमी बनती है और इस तरीके से उनका वाष्प दाब कम हो जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आदर्श अनादर्श विलयनों की हम पहचान कर सकते हैं उनके किस तरीके से बनाने के बाद अगर वो ठंडे हो गए हैं तो वो धन विचलित हुए, बनाने के बाद अगर वो गर्म हो गए हैं तो ऋण विचलित है। और एक एक उदाहरण आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है इनका, चाहे तो आदर्श से पूछा जाएगा तो आप इनमें से किसी एक को याद करें, इसी तरह अनादर्श 2 टाइप के होते हैं उनके भी एक एक उदाहरण याद करें। और हम लोग इस तरीके से इनके ग्राफ्स के बारे में भी अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, तो अब हम आदर्श अनादर्श जिसमें धनाविचलित और ऋण विचलित विलयन है उनसे संबंधित जो आपकी बुक्स के अंदर ग्राफ्स दिखाए गए हैं, वैसे तो उससे संबंधित क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी है आपको कि ग्राफ को समझाना है, ग्राफ किस प्रकार बनाए गए हैं, तो मैंने अभी 2 लाइन यहाँ पर बॉक्स के फॉर्म में ड्रॉ कर रखी है। कायदे में तो ग्राफ जो बनता है वो एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनता है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस जो है उसके किसी चीज के वाष्प दाब को दिखा रही है, और अगर हम लोग मान लें कि इधर की साइड इसका मोल प्रभाव दिखाया जा रहा है, और अगर हम कहते हैं कि हमारे किसी बर्तन में हमने शुद्ध ए ले रखा है और अगर ए ही ले रखा है तो उसका जो मोल प्रभाव होगा वो 1 होगा, जो मैं अभी बताया था आप लोगों को। अब अगर बाई चांस में थोड़ी सी मात्रा बी की मिला दें तो मोल प्रभाव घट के कुछ कम हो जाएगा, और थोड़ी बी की मिला दें तो और कम हो जाएगा।
तो जैसे जैसे हम लोग उसके अंदर क्या मिलाते रहेंगे, बी की मात्रा मिलाते जाएंगे, तो उसका मोल प्रभाव कम होने के साथ साथ उसका वाजदाब भी क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये वाजदाब दिखाया मैंने कम होता हुआ, और यहाँ पर मैक्सिमम उसका जो वाजदाब था वो पी ए नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो ए पदार्थ है। उसी प्रकार अगर उल्टा हम लोग उस साइड में इस ग्राफ को बी के लिए बनाने की कोशिश करें और हम कहें यहाँ पर जो एक्स बी है वो फिलहाल यहाँ पर 1 है, और यहाँ एक्स बी यहाँ पर 0 था शुरुआत में, और यहाँ पर एक्स ए 0 है क्योंकि यहाँ पर आकर वो 0 हो गया और वाजदाब भी उसका 0 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा दें, अब ये बात हम बी के लिए करते हैं। अब बी अगर हम इधर उल्टा सोचें पहले की उसमें कि बी है ए नहीं है, तो उस टाइम में उसका शुद्ध का वाजदाब मान लेते हैं कि ये है पी बी नोट। और अब धीरे धीरे करके अगर हम इस तरफ आते हैं तो बी कम होता जाएगा, ए बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से लास्ट में बी ए पूरा हो जाएगा और बी कम, तो हम देखते हैं ये 0 हो जाएगा। तो अब ये ब्लू लाइन जो आपको शो हो रही है वो बी के वाजदाब को दर्शा रही है, और ए लाइन जो दिखा रही है वो ए के वाजदाब को दर्शा रही है। हम इसे इस तरीके से दिखा, पी ए सॉरी बी का है ये पी बी इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी, और इस तरीके से हम उसको भी शो कर सकते हैं यहाँ पर ये पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए। और अगर हम इन दोनों के कॉर्नर्स को मिला दें, यानी कि ये पी ए नोट से इसको पूरा यहाँ तक मिला दें, तो ये जो ड्रॉ हुई ये लाइन ये टोटल वाजदाब को दर्शाएगी, पी टोटल पी ए प्लस पी बी को। तो अब हम किसी भी सांद्रता पर दोनों से बने विलयन कितने भी बनाए गए हों, किसी भी सांद्रता पर हम यहाँ पर ड्रॉ करके, जैसे हम यहाँ इस सांद्रता पर पता करना चाहेंगे इनका वाजदाब क्या होगा, तो इस तरीके से यहाँ लाइन के ड्रॉ, यहाँ ये वैल्यू जो होगी ये उस वाजदाब की होगी जो इस कंसंट्रेशन पर उस विलयन का बना होगा। लेकिन अगर यही बात हम आदर्श विलयनों और अनादर्श के लिए करें, तो आदर्श विलयनों के ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आते, क्योंकि वाजदाब जो है जो आप लोग अनादर्श विलयन है उनमें अगर वो धन विचलित है, तो धन विचलित जो होते हैं, तो मैं एक अलग से ग्राफ बना के दिखा देता हूँ धन विचलित के लिए, कि मैंने सेम यही ग्राफ बनाया, होना चाहिए ये इस तरीके से, और ये डॉट डॉट दिखाई है ये लाइनें मैंने, क्योंकि ये आदर्श का ग्राफ है। अगर ये मतलब धन विचलित के लिए बनता है तो हम लोग देखेंगे कि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर की साइड आएगी क्योंकि वाजदाब थोड़ा बड़ा हुआ आएगा, और इस तरीके से ये बड़ी हुई दिखाई देगी आप लोगों को। और अगर बाई चांस हम लोग ये बात दूसरे विलयन के लिए करें जो ऋण विचलित है, उसके लिए अगर हम कहेंगे ये अभी डैश लाइन जो है वो आदर्श वालों के लिए दिखाई जा रही है, नॉर्मली आदर्श ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये अनादर्श विलयन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये डाउनवर्ड होगी, ये डाउनवर्ड होगी और ये डाउनवर्ड होगी। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये ग्राफ बना है ये तो आदर्श के लिए बना है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आएंगी, और ये धन विचलित के लिए बना है और ये ऋण विचलित के लिए बना है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के हमने आज जो शॉर्ट में कह सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाजदाब क्या होता है, द्रव और द्रव के विलयनों के बारे में पढ़ा, वाजदाब किन किन चीजों पर निर्भर करता है। अगर हम वाष्पशील द्रवों के विलयन बना लें तो वो विलयन 3 तरीके के बन सकते हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन 2 तरीके के होंगे, धन विचलित और ऋण विचलित। आदर्श विलयन बनाने के बाद उसी टेम्परेचर पे रहेंगे जितना पहले था, और अनादर्श में क्या होगा, अगर वो धन विचलित हैं तो वो ठंडे हो जाएंगे और ऋण विचलित हैं तो वो गर्म हो जाएंगे। और इस पे आधारित न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप जैसे कि आपको समझ में आता है कि ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो ये डेली आने वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वीडियोस को बार बार देखें, जिससे कि आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसे दोबारा देख के समझें। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की। थैंक यू।